लगभग 8 आर्टिकल्स रहेंगे आज के, पर उससे पहले आज हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए थे। अब मैं चेक करूंगी कि कितना सुना था आपने क्लास में। वैसे 100 में से आई वुड से 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करने के लायक थे और हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस कर रखे थे। देखते हैं आज, पहले उसी को करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर बाकी लास्ट में देख लेते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन आप भी सॉल्व करोगे इसको? हैंड रेज करना है बाकियों ने, नए स्टूडेंट्स के लिए भी कोई कंपल्शन नहीं। हाँ जी आकांक्षा, आंसर बी। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और देखो प्रेसिडेंट एड्रेस से उठाई अगेन स्कीम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वो स्कीम्स जो बोली है मैंने करने को, करनी है वो, मस्ट है। सेम फॉर द पीसीएस, सेम फॉर एचसीएस, सेम फॉर एचपीए, सारे करेंगे उनको। ओके, अब देखो यहाँ पे पूछा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके, तो 3 स्टेजेस तो पड़ी थी, शिशु, किशोर और तरुण। एक और ऐड हुई है इसमें, दैट इज तरुण प्लस। पर चलो इसमें सीक्वेंस पूछा हुआ था, स्टेट एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है आपसे, तो ये हमने कर रखा था, इजी वन आई वुड से। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, गुड, बी। चलो नेक्स्ट करो। लो, ईयर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला है एक्ट्स के आते हैं ईयर्स। आराम से कनेक्ट करो, इसके आंसर मत देखना, बहुत गलत भी है, जिस भी स्टूडेंट की है ये। ऑनलाइन चलो, आंसर करो। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैं सबसे इजी बोलूंगी, ईयर 1972। तो चलो जी, फर्स्ट का तो आ गया विद 4, तो 2 ही ऑप्शन थे, तो बी उड़ा दो, डी उड़ा दो, यहां से वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी। जो दूसरे पे इजी वाली थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वेरी गुड। तो ये किसके साथ कनेक्ट कर गया? दूसरे के साथ। तो दूसरा जो है आपका 2 के साथ, तो अगेन सेम है। अगला बताइए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। नो, 1974, 72 में वाटर डे डिक्लेयर करा था, उसके 2 साल के बाद ये एक्ट आ गया था, तो याद रखना इसको। 1974 किया है ये डिस्कस जब हमने पॉल्यूशन वाला आर्टिकल किया था, पता नहीं आप में से कुछ नए हैं तो नहीं देखा होगा। तो चलिए जी, यहाँ पे फोर्थ का जाना था विद 1, तो लो आपका आ गया ऑप्शन ए। ईयर्स इंपॉर्टेंट है, अगेन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा है, तो आपने याद रखने हैं ईयर्स। नेक्स्ट, हाँ जी, ये जिनकी साइंस होगी है उनके लिए हलवा टाइप क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पे हरियाणा वाले जो बैठे हैं ऑनलाइन, इनका हुआ था, बताओ। बाकी साइंस वाले ट्राई कर सकते हैं, पेयर्स बताने हैं कितने करेक्ट हैं। हाँ जी राकेश, 1974 वाटर प्रिवेंशन एक्ट वाला। करो करो, ट्राई करो। ओके, सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे चलो, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, हाफ H2O, आधा वाटर का मॉलिक्यूल। ऊपर वाला बताओ, 2H2O, जिप्सम, वाटर ऐड करते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस में और उससे बन जाता था जिप्सम, ये वाला भी करेक्ट था। वॉशिंग सोडा, नहीं, ठीक है ये, यस, Na2CO3 आपका वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा NaHCO3। ये फॉर्मूला मैंने HCS वाले बैच में करवाया था काफी देर, पर आंसर ही नहीं किया किसी ने। एनीवेज, लो जी, ब्लेचले डिक्लेरेशन। अभी कहाँ हुआ AI समिट? फ्रांस के अंदर। किस किसने एब्सटेन किया है वहां से? यूके एंड यूएस। ये 2023 वाला पूछा है, ऑल्दो करंट अफेयर काफी पुराना है, पर हमने एक दिन डिस्कस किया था कि यूके में साइन हुआ, सबमिट कहां पे हुआ था, लोकेशन क्या थी? यूके। 2024 वाली कहां पे थी? साउथ कोरिया। और अभी कहां पे थी? फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे 23 वाला पूछा था, यूके के साथ इंडिया और चाइना ने सिग्नेचर करे थे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड 4 आना था, ऑप्शन सी। तो आएंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से ही रखना। लो जी, नोबेल प्राइज के ऊपर आ रखा है, फिजिक्स 2024 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस फील्ड के अंदर दिया गया था? कितने कहते हैं डी? तो बाकी स्टेट एग्जाम्स के लिए पेंडोरा बॉक्स के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो सारे पड़े हुए हैं, उनको भी देखना है अपने ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज डी। वो याद है ना, न्यूरल लिंक्स, उसका ज्यादा यूसेज करा हुआ था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका गलत हो गया, देखो। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे, पर देखेंगे लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, ठीक है ऑनलाइन।
ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि जो पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है, ऐसे डिस्ट्रस्ट मत किया करो कि पता नहीं आएगा भी इसमें से कुछ। तो ये देखो आपने सामने देखा कि आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, तो फर्स्ट आर्टिकल। अच्छा, आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी कि गंगा का पानी जो है उसमें फिकल मटेरियल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इंक्रीज हो रखे हैं। पर फिर अब एक नई चीज पता लगी है कि पानी के अंदर, गंगा का जो पानी है उसके अंदर उस फीकल मटेरियल को टैकल करने के लिए 50 गुना ज्यादा क्षमता आ रखी है। अब कैसे आ रखी है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियोफाज। एक दिन मैंने ये टर्म बताई थी आपको, बैक्टीरियोफाज, मैंने जस्ट रैंडम बताई थी पर अब ये न्यूज में आ चुकी है। क्या था बैक्टीरियोफाज? यस, जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब न्यूज आई पहले कि फिकल मटेरियल की वजह से बैक्टीरिया इंक्रीज कर गया है पानी के अंदर, क्योंकि लगभग 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है पानी में, तो फिकल मटेरियल तो जाएगा ही, मलमूत्र जिसको आप बोलते हो। अब यहाँ पे क्या पता चला जब साइंटिस्ट ने स्टडी करा कि एक वायरस है वो क्या कर रहा है, उस फिकल मटेरियल के बैक्टीरिया को मार दे रहा है। अब वायरस की टेंडेंसी तो क्या है? अब आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज करा ह्यूमन में, वायरस ने इन्फेक्शन कॉज करा ह्यूमन बींग्स में। वैसे ही वायरस किसको भी मार कर सकता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था वो था आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको ऑल्टर कर दे रहा है और इस बैक्टीरिया का पूरा काम खत्म। जो इन्फेक्शन कॉजिंग टेंडेंसी थी इन बैक्टीरियाज में, यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड 110 टाइप के बैक्टीरियोफाज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे वायरसेस जो किसको इंपैक्ट करेंगे? बैक्टीरिया को। और ये क्या कर रहे हैं? जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटर के अंदर उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंसर्न ये नहीं है, अब बैक्टीरियोफाज है, ये भी डिजीज कॉजिंग हो सकता है, पर यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो फिकल मटेरियल को लेके है कि जो एकदम से महाकुंभ की वजह से लोगों ने वहां पे होली डिप्स ली, उसकी वजह से फीकल मटेरियल इंक्रीज हुआ, बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ, बीमारियों के बढ़ने के चांसेस भी हो सकते थे, पर बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज इसने इन बैक्टीरियाज को ही किल कर दिया। तो यहाँ पे ये एक बहुत प्लस पॉइंट देखने को मिला, किसका? बैक्टीरियोफाज। जो आज तक बीमारियों के लिए जाने जाते थे, यहाँ पे इन्होंने एक पॉजिटिव नोट पे काम कर डाला। तो टर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एग्जाम्स। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ऐसा वायरस दैट इंपैक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख लो बैक्टीरियोफाज के अंदर अराउंड 50 गुना, अगर साइज देखोगे इसका 50 गुना छोटा होता है ये बाकी बैक्टीरिया के साइज से, तो साइज बहुत छोटा है इसका, बट स्टिल इतने बड़े बैक्टीरिया को ये किल कर सकता है। एंड क्या करता है? तो उनके जो आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल किसका है? वायरस के अंदर भी मिल सकता है आपको, बैक्टीरिया के अंदर भी मिल सकता है, तो जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज कर देता है, हैकिंग कर लेता है उनकी जेनेटिक मटेरियल को, और उनको कॉज उनकी डेथ कर सकता है। तो लो बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जा रही है पानी की, तो पानी अभी भी शुद्ध ही लेवल पे है, प्योर लेवल के ऊपर है। अगेन कितने बैक्टीरियोफाजिस देखने को मिले? तो 1100 टाइप के। और कितने जल्दी अपने ये इंडिविजुअल बना लेते हैं? तो अराउंड 100 to 300। आपने सुना होगा कि ये जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बीच से डिवाइड करते हैं, और हर एक, अब ये एक पार्ट बना, एक पार्ट ये बना, तो 2 बैक्टीरिया इससे निकल के आ जाएंगे। अब वैसे ही ये भी डिवाइड करेगा तो 2 इससे निकल के आ जाएंगे। तो ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, लगभग 100 से लेके 300 एक ही टाइप के बैक्टीरियोफाज बनाते चलेंगे। तो जो इनकी टेंडेंसी है टू किल अदर बैक्टीरियाज वो 50 गुना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से एक पॉजिटिव नोट पे हम लेके चलेंगे। इसके अलावा एक कमेटी का नाम आ चुका है, दैट इज दिनेश खड़ा कमेटी। अब ये कमेटी में टोटल मेंबर कितने बैठे हुए थे? तो 7 बैठे थे। किसने बिठाई ये कमेटी? तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एक एक्ट था, कब का? दैट इज 1938 का, इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। इसके लिए कुछ सजेशंस लेके आने थे, कुछ चेंजेस लेके आने थे, अमेंडमेंट्स लेके आनी थी। तो वो सजेशंस कौन लेके आया है? तो ये जो दिनेश जी ने कमेटी को लीड किया है वही लेके आई है। टोटल 7 मेंबर थे, ये भी याद रखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी है कि कैसे हम इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 को और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको प्रिपेयर करा था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट बोली गई है कि इंश्योरेंस के लिए जो आपने कैपिंग लगा रखी थी 74% की, जो एफडीआईज आएंगे इंश्योरेंस के लिए 74% की कैपिंग लगा रखी थी। अब सजेशन में बोला गया है इसको इंक्रीज करो, 74 से ले आओ डायरेक्टली 100%। हाँ, तो अब हो गया ना ये कमेटी, अभी हमने पढ़ ली, ठीक है, कमेटी का बताना था मेन। तो ये अब क्या हो गया? 74 to 100% हो गया। तो यहाँ पे कर दी अमेंडमेंट। तो ये किसने करी थी? सजेशन किसने दिया था? दिनेश खेड़ा कमेटी। तो वो याद रखना है, और 7 मेंबर की कमेटी थी। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर।
बाकी IRDA का बताया हुआ है यहाँ पे, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी स्कीम पॉलिसीज, शेयर होल्डिंग कौन कौन करेगा, रेगुलेशन कौन कौन करेगा, तो सब मेंशन है आपके इस एक्ट के अंडर। छोटा सा था, इंपॉर्टेंट था। नाउ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, ये रिसेंटली असम में ओपन करा गया। अब इनलैंड वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं, तो उनको कनेक्ट करके जो रास्ते बनाए जाते हैं वाटर के जरिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इनलैंड वाटर वेज। और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साथ हम बहुत कम एरिया से कनेक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, तो कनेक्टिविटी हमें थोड़ी सी टफ रहती है। बीच में यहाँ पे कंट्री आ जाती है बांग्लादेश, ऊपर आ जाती है भूटान। तो भूटान और बांग्लादेश, इन्हीं के साथ हमने कोलैबोरेशन करके अपना जो नेशनल वाटर वे है असम में भी ओपन कर दिया है, ताकि कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। तो दो कंट्रीज कौन कौन सी आएंगी जो नियर बाय हैं, आगे लिखी हुई है, भूटान एंड बांग्लादेश। भूटान से आपने वो रीजन भी याद रखना है, गेलेफू वाला। ठीक है, इन्होंने बोला था कि हम नेट, क्या था गैलीफू का, क्या था? हाँ, माइंडफुलनेस सिटी, नेट जीरो एमिशन वाली सिटी बनाएंगे, जहां पे कार्बन का एमिशन कम से कम होगा और न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। वैसे भी भूटान को नेगेटिव ही माना जाता है इस केस में, एमिशंस की टर्म में। तो कौन सी पॉलिसी के अंडर? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बांग्लादेश है एक तरफ और ऊपर की तरफ भूटान, और कनेक्टिविटी किसके साथ एनहांस कर दी हमने? असम के साथ। और यहाँ पे लोकेशन भी आप ध्यान रखोगे, ब्रह्मपुत्र रिवर है और लोकेशन है जोगी घोपा। तो यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई गई है असम के जोगी घोपा तक। अब ये जो टर्मिनल की फाउंडेशन है, ये तो 2021 में ही लेकर दी गई थी। पैसे का इन्वेस्टमेंट बोला था यहाँ पे 82 करोड़ रुपीस, और 2027 तक इस टर्मिनल को और ज्यादा एक्सपांड करा जाएगा, और लगभग इसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि 1.1 मिलियन टन सामान जो है ये हैंडल कर सके। तो 1.1 मिलियन टन तक की टारगेट रखा हुआ है यहाँ पे। बाकी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख लें तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, जिसको जिसको बाद में अमेंड भी करा गया था 1986 के अंदर। और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम होता है इनलैंड वाटरवे से, उनकी डेवलपमेंट, रेगुलेशन, वो सारा यही चेक करता है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके पंजाब में पूछा था, ये हाल्दिया वाला एक ऑप्शन में दे रखा था कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। इनकरेक्ट बताना था, वहां पे हाल्दिया को जोड़ दिया था कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला है, तो ये इनकरेक्ट था। ये गंगा और भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम था। सबसे पहला जो नेशनल वाटर हाईवे है, फर्स्ट हाल्दिया इलाहाबाद ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। उसके बाद वैसे ही नेशनल वाटर सिस्टम 2 है, दुबरी सादिया ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र, ये भी दे रखा था ऑप्शन में, बट ये डायरेक्ट ही मैच करा हुआ था। और इसके अलावा पहले भी एक ऐसी हमारे पास वेसल एक्ट हुआ करती थी 1917 में, 2021 के साथ उसको हमने रिप्लेस कर दिया था, ताकि बेटर नेविगेशन सिस्टम हो सके। और थोड़ा सा 1947 में हम आजाद भी हुए, तो हमने अपने टाइप के एक्ट्स बनाए। अभी के हिसाब से देखोगे तो टोटल कितने नेशनल वाटर हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज मिल जाएंगे आपको? लगभग 111 है, ठीक है, जो फंक्शनल है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटर कनेक्टिविटी, सामान को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पे, लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट करना, तो सारा, और टूरिज्म भी आ जाएगा। एंड क्रूज ट्रेवलर्स, यस, 2029 तक क्रूज ट्रेवलिंग भी यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी, तो दैट इज द मेजर मोटो। इसके अलावा प्रोटोकॉल कौन सा आएगा? तो आपका प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो अभी बोला ना कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रहेगी, नीचे की तरफ जो बांग्लादेश है उसके साथ ये वाला प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे एक पोर्ट लिखा है, पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? एक इंटरमीडिएटरी बंदरगाह होती है, जहां पे क्या काम होता है, कोई शिप खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर कर दो, कोई सामान आपने दूसरी कैरियज के अंदर डालना है तो वो शिफ्टिंग करी जाती है। तो पोर्ट ऑफ कॉल इज इंटरमीडिएट पोर्ट। बंदरगाह ऐसी जो ट्रांजिशन वाली होती है, जहां पे कोई इमरजेंसी वाला काम है वो आपने करना होता है, तो पोर्ट ऑफ कॉल। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाई के लिए रुक जाता है, रिपेयर के लिए रुक जाता है, आपको चेंजेस करने हैं कुछ भी, तो पोर्ट ऑफ कॉल। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव नोट पे एक और स्ट्रेन देखने को मिलेगी, दैट इज HKU5CoV2। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि कोविड-19 वायरस की ही तरह ये भी वायरस है, पर उससे कम इम्पैक्ट शो करेगा जैसे आपके कोविड-19 ने करे थे। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी, HKU5CoV2। तो इसको रिसेंटली डिस्कवर करा गया वहीं पे जहां से कोविड-19 आया था, दैट इज एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज
चाइना। तो अब बोला गया है कि ये जो आपका HKU5CoV-2 है, इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे SARS-CoV-2 के हैं, मार्स-CoV-2 के हैं। मार्स यहाँ पे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस था। अब यहाँ पे फ्यूरिन एक वर्ड लिखा हुआ है कि जैसे SARS-CoV-2 में फ्यूरिन यूज किया करता था। फ्यूरिन क्या होता है? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, और अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेगी तो बनेगी प्रोटीन। तो ये जो फ्यूरिन क्लीवेज होती है, ये ऐसे टाइप की क्लीवेज होती है जो ह्यूमन बॉडी के साथ जब जुड़ेगी तो स्पेसिफिक प्रोटीन देखेगी कि मैं कहां पे कट लगा सकता हूं। दैट इज द फ्यूरिन क्लीवेज। फ्यूरिन क्लीवेज क्लियर? प्रोटीएज है, ये प्रोटीएज एंजाइम बोल सकते हो आप, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का बना है। जब ये वायरस की स्टेन ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ेगी तो वहां पे भी ढूंढेगी कि मेरे वाला जो प्रोटीन है वो कहां पे बेटर कट लगा सकता है। दैट इज फ्यूरिन क्लीवेज। तो फ्यूरिन कुछ नहीं है, एक तरह का प्रोटीएज एंजाइम है। ये वायरस के अंदर होगा और कट कहां पे लगाएगा? ACE2 रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी बोला ना कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना है फ्यूरिन। इसको देखो ऐसे समझो, ये वायरस है, मान लो ट्रायंगुलर शेप का ले रहे हैं, इसके अंदर जो होगा वो एंजाइम होगा। एंजाइम कौन सा? फ्यूरिन वाला, जो क्या है एक तरह की स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड से जुड़ के बना हुआ है, और इसको हम बोल देंगे प्रोटीएज। अब इसने वायरस ने ह्यूमन बीइंग के साथ जाके टच होना है, ये आ गया। ये वायरस जब इसको लगेगा तो ये ढूंढेगा ACE2 रिसेप्टर कहां पे है, रिसेप्टर जो रिसीव करता है किसी चीज को। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलेगा इसको ACE2। अभी करते हैं ACE2 को डिस्कस। तो इसके साथ जाके जुड़ेगा और यहां पे कट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर वाले एरिया के पास लोकेटेड है तो यहां से ये एंट्री करेगा अपनी, ठीक है। और जो एंट्री रहेगी अगेन जैसे कोविड-19 की थी, आपने कहीं पे टच कर रखा था तो स्प्रेड कर रहा था, इजीली स्प्रेड कर रहा था, सेंसिटिविटी इंक्रीज थी। वो जो मोड ऑफ मेथड रहेंगे ट्रांसमिशन के वो सेम रहेंगे जैसे कि कोविड-19 के थे। पर कहां पे एक्चुअल इंपैक्ट कॉज करेगा? तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ACE2 रिसेप्टर रहेंगे। तो ACE2 रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, तो ये प्रोटीन इसके साथ जाके टच करता है कौन? फ्यूरिन। जो फ्यूरिन था वो वायरस के अंदर था, ACE2 कहां पे मिलेगा आपको? ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वहां पे जाके कट लगाएगा और इंपैक्ट कर देगा ह्यूमन बींग्स को। और जो कोविड-19 सार्स कोविड-19 था जो हमने 2020 में देखा था, उसमें भी सेम ही मैकेनिज्म फॉलो होता था। अब दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है इसकी सेंसिटिविटी को लेके, तो HKU5 कोविड-19 2 जो रहेगा ये ह्यूमन सेल्स को इंपैक्ट इजीली कर सकता है, पर जो इसके बॉडी को रिस्पॉन्स शो करेगा वो लो रहेंगे अगर SARS-CoV-2 के साथ कंपेयर करें। इसके सिम्टम ज्यादा स्ट्रांग थे जो 2020 वाला था, अभी वाले के जो सिम्टम है वो बहुत कम है और आएंगे भी बहुत कम, तो कंपैरेटिवली वीकर है अगर SARS-CoV-2 के साथ हम कंपेयर करें। बाकी कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हुआ था? जूनोटिक ओरिजिन था, वायरस किस में बैठा हुआ था? बैट्स के अंदर, ठीक है, और वहां से फिर ट्रांसमिट हो गया था ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जूनोटिक है यानी कि एनिमल से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है इनसाइड द ह्यूमन। एनिमल टू ह्यूमन इज जूनोटिक। और रिसेप्टर कंपेटिबिलिटी तो अभी बता दी, फ्यूरिन कहां पे अटैक करेगा? ACE2 के ऊपर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी एंजियोटेंसिन की तरफ नहीं जा रही मैं, एक चेन पढ़ते हैं हम जिसमें लंग्स और लीवर दोनों जुड़े होते हैं, फिर आपके ये ACE2 एंड ऑल आते हैं वहां पे, तो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। बाकी म्यूटेशन के रिस्क, अब म्यूटेशन क्या होती है? जैसे हम पढ़ते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। मान लो यहाँ पे थाइमिन था, अभी ये अचानक से यहाँ से रिप्लेस हुआ और इसकी जगह पे क्या आ गया? साइटोसिन। दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज, चेंज किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो ये म्यूटेशन के रिस्क तो एज यूजुअल जैसे कोव-2 के टाइम पे थे, इसमें भी बने रहेंगे जो आपका HKU5 है। और सिम्टम एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट सेम रहेंगे, फीवर, कोल्ड, और जो पेन्स वगैरह हुआ करती थी, कफ, फटीग मतलब थकान, कंजेशन, ब्रेथ लेने में दिक्कत, और जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी ये हमने देख लिया कि कम इम्पैक्ट रहेंगे एज कंपेयर टू द SARS-CoV-2। और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन के लिए? तो जब कोविड-19 आया था उस टाइम पे हमने एक बॉडी बनाई थी, दैट इज INSACOG, यस, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। अब जब कोविड-19 का थोड़ी सी हवा स्टॉप कर गई उसके बाद इस बॉडी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें हमें एडवांसमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज आने वाले टाइम में और ज्यादा वायरसेस देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत है ताकि बाहर की टेक्नोलॉजी हम इंडिया के अंदर लेके आ सकें। बाकी पब्लिक अवेयरनेस की तो है ही, हाइजीन को थोड़ा प्रमोट किया जाए जो कि इंडिया में देखने को कम ही मिलता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन अगर देखोगे तो जैसे यूएस और यूरोपियन यूनियन है,
ये पहले ही कंसर्न्स रेज करते आए हैं चाइना में जितने भी वायरसेस एमिट करते हैं, क्योंकि वहां की हमने एक वेट मार्केट सुन रखी है। वेट मार्केट मतलब जहाँ पे बाल छोड़ के और नाखून छोड़ के सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है, हड्डियां साइड कर दे, अगर हड्डियों का सूप वगैरह वो बनाते हैं, तो वो सारी चीजें अगर देखें तो वुहान में आपको मिल जाता है, वेट मार्केट उसको बोलते हैं। तो इस वजह से जो ये वायरस वगैरह है ये ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और पेंडेमिक डिप्लोमेसी, ठीक है, इंडिया ने काफी ज्यादा लीडरशिप का रोल भी प्ले किया था, बिकॉज हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बाकी पड़ोस वाली कंट्रीज को वैक्सीन भी प्रोवाइड करी थी, जिसमें से मालदीव्स था, नेपाल था, साइड में श्रीलंका था, तो बहुत सारी कंट्रीज को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू चिक्ड बी ईटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे इंडिया के साउथ वाले पार्ट में इन्होंने ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया है, तो पहले नहीं करता था सदर्न पार्ट में, अब करने लगा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। नाम है ब्लू चिक्ड बी ईटर। तो बी ईटर नाम से ही पता लग रहा है, क्यों क्यों होगा बी ईटर? ब्लू चिक्ड का क्या मतलब है? चीक्स का कलर ब्लू चिक्ड, और बी ईटर इंसेक्टिवोर्स है, बीज वगैरह को खाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हुए दिखाए गए हैं, जो द हिंदू ने पिक्चर यूज करी है, और ये तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला। तो नया ब्रीडिंग ग्राउंड आ चुका है फॉर द ब्लू चिक्ड बी ईटर। तो कहाँ पे देखे गए? तो ये आपने लोकेशन याद रखनी है, सॉल्ट पैन्स ऑफ आंदीवाली नियर द मन्नाकुडी मैंग्रोव्स इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स कैसा पानी होना चाहिए? ब्रैकिश, खारा पानी, ठीक है, और साइड से फ्रेश वाटर भी आएगा, तो दोनों की उस जो जंक्शन बनता है वहां पे आपको ज्यादातर मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। अब इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर को निकली होती हैं कुछ इस तरह से, देखिए सुंदरबंस की आपने कभी केस स्टडीज देखी हो तो देखे होंगे, ऊपर को रूट्स निकली होती हैं, और उन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूमेटोपोर्स। ये स्टेट के लिए लिख लो, न्यूमेटोपोर्स, ताकि ऑक्सीजन का इंटेक किया जा सके, इस वजह से ऊपर की तरफ को सॉल्ट में कमी हो जाती है, तो इस वजह से। मैरोपस पर्सिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, मैरोपस पर्सिकस। बाकी नियर पेसेराइन बर्ड है, पर्चिंग बर्ड आप बोल सकते हो, और बी ईटर फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली का नाम है मैरोपिडे, मैरोपिडे। पहले ये माइग्रेंट हुआ करता था और विंटर विजिटर था इंडिया में, सिर्फ विंटर सीजन में आया करता था। तो अब इसने देखो साउथ में गया है तो वहां तो विंटर्स होती नहीं है, तो इस वजह से ये एडवांसमेंट है। अब वहां पे ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज द एडवांसमेंट। और कौन कौन से एरियाज को ये सपोर्ट करता है? तो सेमी डेजर्ट, रेगिस्तान वाली जगह भी चलेगी इसके लिए अब, और सब ट्रॉपिकल रीजन भी चलेगा, यानी कि इंडिया फेवरेबल कंडीशन शो कर रहा है। बिहेवियर अगर देखोगे तो नेस्ट कैसे बनाते हैं, ये स्टेटमेंट यूपीएससी टाइप की है। ये पूछ लेगा कि जो नेस्ट बनते हैं इन बर्ड्स के, वो बनते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, तो ये ग्रुप्स में नहीं बनाते, या तो अकेले ही बनाएंगे या तो कॉलोनी होगी बहुत कम होगी, यानी ये एक दो घोंसले होंगे आसपास, उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो छोटी कॉलोनी इसको प्रेफर करते हैं। सॉलिटरी का मतलब है सिंगल, ठीक है, एकांत के अंदर, और अप टू 10 इंडिविजुअल्स, इतने ही लोग होने चाहिए इनके आसपास, उससे ज्यादा नहीं, मतलब बर्ड्स होने चाहिए। तो ब्लू चिक बी ईटर का ये आपने सिग्निफिकेंस याद रखना है। और यूरोपियन बी ईटर्स के साथ भी ये बना लेंगे अपनी कॉलोनीज, उनके साथ चलेगा, रिश्तेदार हैं एक तरह से। तो उसके अलावा कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते थे ये? नाइल डेल्टा, अफ्रीकन यूनियन अगर जाओगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिवर आपको मिलती है जिसका नाम है नाइल रिवर। पर नाइल रिवर ऐसे थोड़ी सिंगल निकल गई है एक जगह से, पहले एक आती है आपकी व्हाइट नाइल, कौन सी लेक से निकल के आती है? लेक विक्टोरिया। उसी के साथ आपकी एक ब्लू नाइल निकल के आती है, इथोपिया में लेक है, लेक ताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो व्हाइट नाइल है ये ओरिजिन करती है कहां से? लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के बॉर्डर पे आती है, KUT, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कि कितनी जो ये पर्टिकुलर लेक है कितने बॉर्डर्स को टच कर रही है, तो 3 कंट्रीज के बॉर्डर को टच कर रही है, ऊपर की तरफ युगांडा, साइड में केन्या, और यहाँ पे तंजानिया। यहाँ से जो रिवर निकली ये वाली, दिस इज व्हाइट नाइल। तो यहां से ये फ्लो करते करते चलेगी सूडान के अंदर। वैसे ही साइड में आप देखोगे इथोपिया, इथोपिया के अंदर जो लेक है उसका नाम है ताना, तो लेक ताना जाएगी आपकी अगेन सूडान के अंदर, और यहाँ पे सूडान की कैपिटल है खार्तुम, वहां पे जाके ये दोनों मिल जाती हैं। फिर ये एज अ नाइल रिवर फ्लो करते करते, ये देखो कायरो जो पोर्ट है किसका? इजिप्ट का,
तो वहां से निकल जाती है और कहाँ पे ड्रेन आउट हो जाती है? मेडिटेरियन सी। अब मुझे ये बताओ डेल्टा कहाँ पे बना? टॉप पे। यस, डेल्टा क्या होता है बताओ? ये बे ऑफ बंगाल है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ये अरेबियन सी है। किस तरफ एस्चुरी है, किस तरफ डेल्टा है? हाँ, डेल्टा में क्या होता है, जब फ्रेश वाटर की रिवर्स आती हैं अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं। तो फ्रेश वाटर मिल तो किसके साथ रहा है? ओशन वाटर के साथ। पर साथ में क्या लेके आया था? सेडिमेंट्स। तो उस कंडीशन पे क्या बनता है? डेल्टा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा। और वैसे ही आप साइड में आओगे अगर वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पे भी तो फ्रेश वाटर लेके आ रही है रिवर्स। पर यहाँ पे जब आती है तो सेडिमेंट्स नहीं आते। और जब सेडिमेंट नहीं आते, सीधी रिवर आती है और कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है? अरेबियन सी के अंदर। तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों आपस में मिल रहे हैं। काफी यूनिक प्रोडक्टिविटी के प्लांट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो ये सिचुएशन होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आपस में मिलता है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। यस, ये आपके पंजाब में पूछा गया था, एस्चुरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में। ओके जी, तो ये नाइल रिवर भी हमने देख ली। कितने, पहले याद रखना, पहले आपकी व्हाइट नाइल आएगी, फिर आपकी ब्लू नाइल है, देन आपकी एज अ नाइल रिवर फ्लो करती है। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, डीआरसी और रवांडा के बीच में कौन सी लेक देखी थी? कीवू। वेरी गुड, लेक कीवू। हाँ जी बबीता, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी इजिप्ट का ही है। यस। वेस्टर्न घाट स्वरूप, क्या लिखा? स्वरूप, स्वरूप, सॉरी, एस्टरीज। हाँ जी, हाँ जी, एस्टरीज। ईस्टर्न घाट्स, डेल्टा, लेक कीवू। ठीक है, लेक ताना, वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहां पे मिलेंगे? पाकिस्तान, ईरान, यहाँ पे भी आपका जो बर्ड है वो मिल जाता है, दैट इज ब्लू चिक्ड बी ईटर। और कैसी कैसी कंडीशन को फेवर करता है? तो हमने देखा सेमी डेजर्ट वाली भी, रेगिस्तान वाली भी चलेगी। यहाँ पे लिखा है स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड। कहाँ पे मिलते हैं स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड? नो, सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल एशिया वाले एरिया में मिलते हैं। कौन से में मिलते हैं? ईरान वगैरह की साइड में आते हैं ये स्टेपेस। एक बार चेक कर लो, स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। बाकी जितने भी आपके डेजर्ट से रिलेटेड हैं, ड्यून्स जहां पे मिलेंगे, ड्यून्स ये आपका डेजर्ट वाला कंडीशन बोल रहा है, ग्रासलैंड नहीं है। सेलाइन पैंस जहां पे भी सॉल्ट कंडीशन होगी, सेंट्रल एशिया ना, सेंट्रल एशिया और ऊपर ईस्टर्न यूरोप वाली साइड आपको ये स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिल जाते हैं। ओके, हरियाणा में पूछा था लानोस टाइप ऑफ ग्रासलैंड, बताइए कहाँ पे है? वेनेजुएला, तो वो पूछा हुआ था। ठीक है। और ये ब्रीड कहाँ पे करते हैं? तो मेनली सैंड डेजर्ट्स में करते हैं, और जहाँ पे वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है वहां पे भी कर लेते हैं। तो ब्रीडिंग के सेंटर रहते हैं, लेक शोर, स्वाम्प, सब जगह पे कर लेते हैं ओवरऑल। सवाना में कर लेते हैं, ये देखो अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। बाकी आईयूसीएन स्टेटस तो लीस्ट कंसर्न है, अभी टेंशन की बात नहीं है, लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली रिक्लासिफिकेशन करी है मेजर मिनरल्स की। अब देखो, क्रिटिकल मिनरल्स आपने पढ़े थे, ठीक है, दो चीजों के ऊपर डिसाइड होते थे, कौन कौन सी? इकोनॉमी एंड सप्लाई, मेन चीजें। अपनी कंट्री में नहीं है वो मिनरल, बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रिटिकल है, वो थे क्रिटिकल मिनरल। अब बात करी है मेजर मिनरल्स की। तो एक होते हैं आपके मेजर मिनरल, एक होते हैं माइनर मिनरल। माइनर नाम से पता चल रहा है कि बहुत कम होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। माइनर का मतलब है कि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है पर यूज में कम आते हैं, उतने कंपैरेटिवली यूसेज नहीं है उनका। तो हाल ही में कुछ माइनर मिनरल्स थे, जैसे बेराइट, फेल्सपर, मिका एंड क्वार्ट्स। ये पहले माइनर मिनरल्स थे, अब इनको डाल दिया है मेजर मिनरल की कैटेगरी में। यूपीएससी के लिए पक्का श्योर क्वेश्चन है कि रिसेंटली कोई नाम दे देगा कि ये वाले मिनरल्स थे जिनको मेजर मिनरल में डाला हुआ है, या फिर उल्टा करके दे देगा स्टेटमेंट। तो पहले ये माइनर मिनरल्स थे और अब ये किसमें आ चुके हैं? मेजर मिनरल। किसने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो ये सारा यहाँ पे आपको पीआईबी का मिल जाएगा, मैंने आर्टिकल्स जोड़ दिए हैं, पर हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जो ये मूव है, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंडर लिया गया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और रिक्लासिफिकेशन करी गई है। एक मिनिस्ट्री बिठाई गई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको डॉक्टर वीके सरस्वत ने लीड किया। फर्स्ट थिंग, ये तो नहीं इतना पूछेगा, पर हमें क्या देखना है इन मिनरल के बारे में। तो मिनरल क्या होता है?
नेचुरल सब्सटेंस होगा फर्स्ट थिंग। कैसा हो सकता है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन वगैरह प्रेजेंट हो। इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब कुछ मेटल्स आ जाएंगी। अगर मैं बोलूं बेरियम, मैं अगर बोलूं आयरन, तो ये सारे क्या आ गए? मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एकदम से ऐसे ओपनली नहीं आप रख सकते, ब्लास्ट हो सकता है उसकी प्रेजेंस में। वैसे ही सोडियम होता है, सोडियम को आप पानी में नहीं रख सकते, फिर कहाँ पे रखते हैं उसको? कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। वाटर के अंदर रखोगे उड़ जाएगा वो, पर अगर कैरोसिन ऑयल के अंदर रखोगे स्टेबल रहेगा। तो सबकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो वैसे सोडियम वैसे अगर देखोगे तो कट जाता है नाइट से इजीली, रबर की तरह होता है, सॉफ्ट होता है। पर वहीं पे आयरन को अगर देखोगे, एटॉमिक नंबर 26, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल हार्ड वाली आ जाती है। तो हर एक मिनरल की आप देखोगे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो चाहे बाहरी हो या फिर उनकी अंदरूनी हो, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। रीजंस क्या है रिक्लासिफिकेशन के? जो ये क्वार्ट्ज, फेल्सफर, मिक्का, एक तो ये पेग्मेटाइट रॉक्स में मिलते हैं। नाउ पेग्मेटाइट रॉक्स, ये किस रॉक का एग्जाम्पल है? पेग्मेटाइट। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस वजह से पूछ रही हूं। हाँ जी ऑनलाइन, पेग्मेटाइट रॉक, नो, इग्नियस, कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है ये आपकी पेग्मेटाइट। तो उसी से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं ये सारे क्वार्ट्ज, फेल्सपर, मिका। अब पहले जो थे ये माइनर मिनरल की कैटेगरी में रखे हुए थे और उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे ना, तो हम इनको ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो मतलब अब एक्सट्रैक्शन करने लगे होंगे इनकी हम, और इनकी जरूरत भी पड़ी होगी। कहाँ कहाँ पे पड़ी? तो टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन हम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे इनका यूसेज है। दूसरा, स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री में इनका यूसेज है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इसका यूसेज है, इसी वजह से हमने इसको किस में डाल दिया? मेजर मिनरल। क्रिटिकल मिनरल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है, हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, इस वजह से कि मेजर मिनरल में गए हैं। तो वो चीज भी ध्यान रखोगे आप। अब जैसे बेराइट, चार थे ना टोटल, चारों के नाम याद कर लो पहले ही, बेराइट, फेल्सपर, मिका एंड क्वार्ट्ज, ये चार है टोटल। बेराइट का फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, तो ये होता है आपका बेरियम सल्फेट, दैट इज बेराइट। तो इसको अगर आप देखोगे ये कहाँ पे मिलेगा? जहां पे आपको डोलोस्टोन और लाइमस्टोन मिल जाते हैं, तो वहां वहां पे आपको बेराइट भी मिल जाता है। यूसेज हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है, जो स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके अंडर यूज होता है ऑल्सो। और कहाँ कहाँ पे ये बेराइट आपको मिल जाता है? जहां पे हम एंटी मनी की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, मैंगनीज, सिल्वर, तो इन सभी जगहों पे हमें मिल जाता है। और बेराइट को कहाँ कहाँ पे यूज करते हो आप? तो ऑयल और गैस की जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तब इसका यूसेज रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, टीवी स्क्रीन में यूज करा जाता है, रबर आ गया, ग्लास, सिरेमिक, पेंट, रेडिएशन शील्डिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन। तो अब इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मेजर मिनरल की कैटेगरी में हमने ऐड ऑन कर दिया है। डन। नाउ मेजर एंड माइनर मिनरल्स कौन सी एक्ट के अंदर लिखे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेजर मिनरल की अगर बात करें तो ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है आपके माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, शेड्यूल 1 के अंडर मेजर मिनरल्स को हमने मेंशन करा हुआ है। अब सुनो, मेजर मिनरल की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप सोचो ना कि ऐसे कोई साइंटिफिक सी, जैसे क्रिटिकल मिनरल तो हमने बोल दिया, दो वर्ड्स होने चाहिए, इकोनॉमी एंड सप्लाई, पर इसके केस में कोई एज सच आपको डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती। माइनर के लिए बस इतना बोला है कि अबंडेंट तो है, पर दिक्कत क्या है कि उनका ज्यादा यूसेज नहीं है। जैसे क्ले हो गया, ग्रेवल होगी, जिसको आप अपने आप भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो कहीं पे आपको मिट्टी मिली जिससे चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप थोड़ी गवर्नमेंट के पास जाते हो कि क्या हम उस मिट्टी को ले लें? नहीं, नहीं जाओगे, बिकॉज वो ऑलरेडी माइनर मिनरल की कैटेगरी में है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। पर वहीं पे अगर कोल मिल जाए, इंडिया के अंदर कोल काफी क्वांटिटी में है, ऑल्दो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेगा, बिकॉज वो मेजर मिनरल है, वो गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल्दो बताता कोई नहीं आगे, पर बात फैल जाती है फिर गवर्नमेंट को। जैसे होता है ना, अगर ड्रग्स निकले हैं तो वो तुम्हारे ही थे, पर अगर सोना निकल गया वो सरकार का है, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी। और इसके अलावा माइनर मिनरल्स, बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, क्ले, सैंड, ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे? अंडर द माइनर मिनरल्स। तो अब यहाँ पे देखो माइनर मिनरल्स में क्या होगा, कुछ एक चीजें, जैसे यहाँ पे सीमेंट, सैंड वगैरह का बताया। माइनिंग देखी होगी आपने, हिमाचल प्रदेश में भी काफी सुना होगा कि जो ब्यास रिवर है उसके रिवर बेड से माइनिंग कर रहे हैं, जिस वजह से पानी खराब हो रहा है। तो अगेन सरकार को पता होता है, पर लोग इलीगली कर रहे हैं उसको माइनिंग। तो अगेन कुछ चीजें यहाँ पे माइनर वाली सरकार के अंडर होंगी, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर रहे होंगे, पर मेजर मिनरल के ऊपर चेक कौन बनाए रखेगा? सरकार बनाए रखेगी।
तो ये देखो, और साथ में फॉल टू द स्टेट गवर्नमेंट, माइनर मिनरल के ऊपर मेन कंट्रोल किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जो मेन होगी हमारी सेंट्रल बॉडी, वो इसके ऊपर चेक नहीं रखती। नेक्स्ट, आर्टिकल 101 क्लॉज 4, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पंजाब एग्जाम। एक दिन आपसे मैंने वो क्वेश्चन आर, जीरो आर, ये भी डिस्कस किया था ना, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, वो जम्मू कश्मीर में पूछे हुए थे, वैसे ही पूछे थे जैसे हमने डिस्कस किए थे। चेष्टा करेगी आज उसका आंसर। ओके, आर्टिकल 101 क्लॉज 4। अब देखो, ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इसके अंदर अगर 60 दिन के लिए एब्सेंट रहते हैं, तो फिर क्या होता है? उनकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अभी सेम हुआ, जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बाद में जेल हो जाती है, एब्सेंट रहे फ्रॉम द हाउसेस। तो अभी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्ली डाली है कि मुझे दोबारा से अटेंड करने दिया जाए, ताकि इस आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के तहत मेरी सीट ही खाली ना हो जाए। तो यहाँ पे इनका केस तो नहीं इंपॉर्टेंट अपने लिए, बट आर्टिकल 101 क्लॉज 4 इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 60 दिन के लिए अगर कोई भी मेंबर ऑफ ईदर हाउस, चाहे से लोकसभा चाहे से राज्यसभा, बिना परमिशन के, जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कोई परमिशन भी नहीं ली है, एब्सेंट भी रहे, तो उनकी जो सीट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा वेकेंट, कि उनकी सीट अब खाली है। जीत गए थे ना ये, तो इसी वजह से ये रीजन आया है 101 क्लॉज 4। और अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, दैट इज प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रोरोगेशन, इसका मेंशन करा गया है आपके आर्टिकल 85 क्लॉज 2 के अंदर। नाउ प्रोरोगेशन क्या होता है? अब जिनकी पॉलिटी नहीं हुई है, जस्ट आर्टिकल याद रख लेना, ज्यादा फोकस मत करो कि क्या है ये चीज, वैसे समझ आ जाएगा आपको। प्रोरोगेशन क्या होता है? सेशन को टर्मिनेट कर देना। सेशन चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उसको टर्मिनेट कर दिया। किसने किया? तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे किया। यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है सेशन की, सेशन को रोक दिया गया। एक टर्म आएगी आपकी, दैट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में क्या किया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा सेशन, पर उसमें टाइमलाइन बता दी जाएगी, कितनी देर के लिए है वो चीज भी मेंशन कर दी जाएगी। कुछ घंटों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ हफ्तों के लिए है, कुछ महीनों के लिए, कब तक सेशन सस्पेंड हुआ है, दैट इज एडजर्नमेंट। इसमें मेंशन कर दिया कि सस्पेंशन हो रही है सेशन की। कुछ भी हो सकता है, अंदर रूल्स की वायलेशन हो रही थी, हल्ला गुल्ला ज्यादा लग गया, तो वो वहां पे आते हैं स्पीकर, बोल जाते हैं कि ठीक है जी एडजर्नमेंट होगी। एडजर्नमेंट मतलब सेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ घंटों के लिए, हफ्तों के लिए भी हो सकता है, मंथ्स के लिए भी हो सकता है, मतलब टाइमलाइन बता दी जाएगी कि इतने दिनों के लिए, इतने हफ्तों के लिए, इतने महीनों के लिए बंद है सेशन, अब थोड़े दिन के लिए। यहाँ पे लगी सस्पेंशन। अब ये जो पावर रहती है एडजर्नमेंट की, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास रहती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब, ठीक है, तो उनके पास रहेगी। अब वैसे ही एक टर्म आती है एडजर्नमेंट साइन डाई। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बस बोल के चले गए कि सस्पेंड हो गया सेशन, टाइमलाइन मेंशन नहीं करी। तो जब टाइमलाइन मेंशन नहीं होती तो उसको क्या बोल देते हैं? एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट में टाइमलाइन बताई, पर इसमें टाइमलाइन नहीं बताई जाएगी, बस सस्पेंड कर दिया और निकल गए, तो दैट इज द एडजर्नमेंट। प्रोरोगेशन में टर्मिनेशन नहीं कर दी सेशन की, कि अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, टर्मिनेट हुआ ये वाला सेशन, डन। तो ये 3 टर्म्स भी हमने देखी इसमें, वो आपने ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन क्लियर? चलो नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, उड़ान, ये अगेन प्रेसिडेंट एड्रेस वाली स्कीम है, इसको भी कर लो। बाकी मैंने आपको बोल दिया है, बाकी स्कीम्स करना या ना करना, पर प्रेसिडेंट एड्रेस वाली पूरी करनी है। 18 तारीख को जो हुआ था ना लेक्चर, वो प्रेसिडेंट एड्रेस स्कीम्स ही थी, उनको एक बार रिवाइज आप करोगे। 18 को था, नोट कर लो, 18 फेब। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। चलो नेक्स्ट, आपकी उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये अक्टूबर मंथ में भी न्यूज में आ रखी थी, क्यों? क्योंकि अगले 10 सालों के लिए इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। अब उड़े देश का आम नागरिक, फोकस करो वर्ड्स के ही ऊपर। उड़े देश का मतलब एरोप्लेन की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना उन लोगों को जिनके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, तो उन लोगों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से सेंट्रली सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है? क्या लगता है आपको, इसमें पैसा ज्यादा लगेगा? कैसी होगी ये? स्पॉन्सर्ड होगी ये, ठीक है, सेंटर भी देगा और स्टेट भी देगा, दोनों कोलैबोरेशन में काम करेंगे। तो उड़े देश का आम नागरिक इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगेन रेशियोज आपको अब पता होनी चाहिए। सेक्टर के लिए 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, और स्पॉन्सर आएगी तो रेशियो रहेगा सेंटर इज टू स्टेट। सेंटर का 60 और 40 इन स्टेट।
तो ये रहेगा जो बाकी प्लेन एरियाज है जहाँ पे इकोनॉमी काफी डेवलप्ड है, बाकी 90s to 10, और ऐसी यूटीज जहाँ पे बहुत ही कमी है अभी, वहां पे पूरा का पूरा पैसा कौन दे देता है? सेंटर दे देता है। तो उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, अक्टूबर 21, 2016 में इसको इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था। और मेन एम क्या था? to provide affordable and efficient air travel option to residents of tier 2 and tier 3 cities। अभी टायर 1 टायर 2 पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। अब जैसे टायर 1 है आपका, तो इसमें 1 लाख से लेके या उससे ज्यादा की अगर पॉपुलेशन है वो वाली सिटीज आ जाएंगी। टायर 2 50,000 से लेके 99,999 की अगर पॉपुलेशन होगी, वैसे ही टायर 3 टायर 4 है। बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे रहेगा। तो टायर 2 और टायर 3 को फोकस किया है। अब टायर 4 को क्यों नहीं फोकस किया? 5 भी होता है, 6 भी होता है। पहले जो है वो एक ब्रॉड लेवल पे हमने शुरू किया कि क्या यहाँ पे हम कनेक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जब नीचे की तरफ आप जाओगे 4, 5, 6, तो आपको टफनेस और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हमने इसी वजह से टायर 2 और टायर 3 से शुरू किया। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। और रिमोट एरियाज इसमें टारगेट करे हैं, और ऐसे रीजन जहां पे कोई भी एयर कनेक्टिविटी नहीं है या तो बिल्कुल ही लिमिटेड है, साल की 1-2 फ्लाइट्स चली जाती हैं, तो उन एरियाज को यहाँ पे फोकस किया। अब यहाँ पे अनसर्व और अंडर सर्व एयरपोर्ट्स, कई बार क्या होता है जैसे एयरपोर्ट तो बन गया पर यूज ही नहीं किया, तो वो सारे यहाँ पे अब यूज करे जाएंगे। एयरक्राफ्ट आप समझ सकते हो कि छोटे साइज के भी यूज होंगे, जिसमें 9 सीट्स भी होंगी, ठीक है, 9 से ज्यादा 20 सीट्स भी होंगी, तो हर टाइप का आएगा। अब एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे सब्सिडीज दी जाएगी। गवर्नमेंट ने प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन कर रखी है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर अगर अवेलेबल होगा तो आपको जल्दी एयरक्राफ्ट मिलेंगे बन के। सरकार अभी देखो, जब एरो इंडिया शो हुआ बेंगलुरु के अंदर, तो बहुत शोकेस किया हमने कि हमारे पास ये वाला फाइटर जेट है यूएस से, रशिया से। पर फिर आते हैं एयर चीफ मार्शल, उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं अपने पास, पर हम सेटिस्फाइड ही नहीं है। अब एयरफोर्स बोल रही है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, कि हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से ऐसे लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ये नहीं बना पा रहे हैं, अप टू द डिमांड नहीं मीटअप कर पा रहे। तो शो ऑफ करना इज गुड, पर अगर जिस फोर्स के लिए आप वो डेवलप कर रहे हो चीजें, अगर वही सेटिस्फाइड नहीं है, तो मतलब ओवरऑल वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसमें और चीजें बूस्ट करने की जरूरत है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर वाले फटाफट से एयरक्राफ्ट बना के दे सके। अब आती है बात कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग ठीक ठाक लग जाती है आपको। अब गोवा के लिए मुझे याद है लास्ट ईयर लगा था 6,000 रुपया फ्लाइट का। इस साल रेंट था 11,000 रुपए, फेयर था इस बार 11,000 रुपए का। तो प्राइस इंक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पे फोकस किया है आम नागरिक के ऊपर। लगता है 11,000 रुपया देगा वो एक जगह से दूसरे, वो बोलेगा रेलवे स्टेशन से निकल लेता हूँ, ये तो नहीं अफोर्डेबल। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी दी जाएगी कि आप क्या करो, गवर्नमेंट के साथ चलो और लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट भी अटेन करना होता है ना, गवर्नमेंट की तरह थोड़ी उनके पास टैक्स के पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे दे दी प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी कि हम आपको पैसे कंपनसेट कर दिया करेंगे, आप अफोर्डेबल से प्राइस पे लोगों को ट्रैवल करवाना शुरू करो एयरक्राफ्ट्स के अंदर। और जो पैसा फिक्स करा गया लोगों के लिए, वो 2,500 रुपया कर दिया गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। इतना तो लग ही जाता है, अगर चंडीगढ़ से आपको दिल्ली जाना है तो 1,500 से 2,000 रुपया तो उसमें भी आ ही जाता है। तो 2,500 यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। और बात करी गई है रिमोट एरियाज की, तो डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगा उस केस में। तो चलो, ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी उसको बोलते हैं, कि जो जहां पे प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं घट रहा है, वहां पे गवर्नमेंट उसको कंपनसेट कर देगी। डन। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चले। ये देखो, एविएशन कंपनीज को बोल दिया कि आपके लिए ऑक्शन लगवा दी जाएगी, आप अपने रूट्स डिसाइड कर लो कि हम कौन से पे बिड लगाएंगे। तो वो सारी चीजें रही। और ये देखो, ये सीटर बताए हैं, 9 सीटर, 40 सीटर, ये एयरक्राफ्ट इसमें यूज करे जाएंगे। और 1 आवर की जर्नी रहेगी, और जो फिक्सिंग कर दी गई प्राइस की, वो 2,500 रुपए तक की कर दी। डन। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अच्छा, ये मैं स्कीम में क्या होता है, थोड़ी मोनोटनी सी आ जाती है एकदम से, आप एक सारी स्कीम पढ़ोगे तो फिर लगता है डर। मैंने देख लिया था ये पिछली बार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे एड्रेस का खत्म, स्पीच खत्म होती है ना, तो लास्ट में थैंक यू करते हैं। तो थैंक यू में किस किस का नाम लिया है? एक महात्मा गांधी जी का लिया है, आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं इस वजह से नाम लिया था। और साथ में लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये तो आपको अब याद होगा शायद कि सरदार कौन से मूवमेंट के जरिए वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। टाइटल कब मिला था? 1928 में दिया गया था। हाँ जी, ऑनलाइन कौन सा?
हाँ, लेडीज ने दिया था। हाँ, नाम बताइए। गुजरात में था, ये भी बोल दिया। बरदौली, वेरी गुड। बरदौली मूवमेंट, वहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने नोटिस किया था कि टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं ये, तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल रहा था वल्लभ भाई पटेल का, जो मतलब फेवरेबल क्वेश्चन है आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दैट इज बरदौली, याद रखना इसको। बाकी ये तो स्टोरीज लिखी हुई हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इनको आप ही रीड करोगे। जो मेरा काम है आपको बताना वो है, एक तो खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल जो हुआ था, इसका ईयर याद कर लो अभी के लिए, 1918। ये जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। बरदौली मैंने आपको बता दिया, वो देखो 1928, ईयर याद रखोगे। जो अब स्टोरी आपने याद रखनी है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगी पर नए वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अब देखो हुआ क्या, 1947 का टाइम पीरियड आ चुका है। कितनी रियासतें थी टोटल? ये देखो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये सारी बिखरी हुई हैं, तभी तो बोलते हैं इंडिया इज यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तीन शब्द होते हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। क्या मतलब होते हैं इनके? किसी को पता है? कन्फेडरेशन, हाँ जी ऑनलाइन, वर्ड का मेंशन करके डिफाइन करना अगर कर रहे हो। एंड यूनियन, हाँ जी प्रिया, दोनों इंक्लूडेड है। यस, हेलीकॉप्टर तो नहीं होंगे, छोटे एयरप्लेन्स होंगे जिसमें 9 सीट्स हो। फिर हेलीकॉप्टर तो चलो हो ही जाता है अफोर्डेबल, तो उसमें एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस देना है। नहीं याद आ रहा? ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है आपके पास। कन्फेडरेशन सबसे वीक होता है। जैसे हम मेंबर हैं ब्रिक्स के, डन। हम मेंबर हैं क्वाड के, ठीक है। फिर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, कोई राजा किसी स्टेट के ऊपर अटैक कर दे रहा है और उसके अंडर आ जा रहा है, तो कन्फेडरेशन सबसे वीक होता है। तो इंडिया तो है ही नहीं कन्फेडरेशन। वीक होता तो आज स्टेट जो डिमांड कर रही है कि हमें अपना अलग से नेशन बनाना है, वो आज बना के साइड में बैठ गई होती। कन्फेडरेशन सबसे वीक माना जाता है, सबसे वीक, वीकेस्ट ऑफ द वीक, सबसे वीक है ये। अब दूसरे पे आता है फेडरेशन। सोवियत यूनियन जो था वो पहले फेडरेशन हुआ करता था, पर सभी स्टेट्स ने, जो भी कंट्रीज बाद में 15 बनी, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके रखा था। पर्चा फाड़ा, टूट गई सारी स्टेट। एग्रीमेंट तोड़ना पड़ता है आपको, यहाँ पे सिग्नेचर करे होते हैं सभी ने। ये एग्रीमेंट जिस दिन तोड़ दिया उस दिन वो स्टेट अलग हो सकती है। सेम हैपेंड विद सोवियत यूनियन इन 1991। और एग्रीमेंट सबने अपना अपना फाड़ दिया कि हम आज से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और फाइनली कितनी कंट्रीज बन गई थी? 15। ठीक है, ये होता है फेडरेशन। कन्फेडरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, एक रिटन एविडेंस आपके पास होता है। फिर आता है यूनियन, जैसे कि इंडिया, बोलते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स हमारी थी डिस्ट्रक्टिबल, पर इंडिया अब है इनडिस्ट्रक्टिबल। पहले मैंने बोला ना आपको 552 प्रिंसली स्टेट्स आ चुकी हैं इंडिया के अंदर। 13 तो पाकिस्तान को भी दी ना पार्टीशन के ऊपर, उनके पास 13 गई थी, हमारे पास 552 बची थी। अब सारी डिस्ट्रक्टिबल है, ये देखो टूटी फूटी पड़ी है, इनको जोड़ना था। जोड़ने का काम 3 लोगों को दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। पहला चैप्टर है ये। इन तीनों को काम दिया गया कि ये जो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है इनको जोड़ो। तो इसी वजह से बोला जाता है इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। जिसकी स्टेट्स को, आज भी हम स्टेट को तोड़फोड़ कर सकते हैं पर कभी दूसरा नेशन नहीं उससे बनाएंगे। तो यूनियन जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। एक बार जो यूनियन में आ गया वो फिर नहीं बोल सकता मुझे डिफरेंट कंट्री चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम ने बोला जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया 1949 के अंदर, तो यहाँ पे आ गया आपका तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना। सिक्किम को डर बैठ गया कि ये कल को हमारे सिर पे भी आके बैठेंगे। सिक्किम ने डिमांड करी कि इंडिया की गवर्नमेंट को कि हमें आपके पास आना है। तो पहले हमने बोला कि हम आपको एज अ प्रोटेक्टोरेट रख लेते हैं, कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी आर्मी आपको दे देते हैं सेफ्टी के लिए। फिर आपके सिटीजन अगर कंफर्टेबल होंगे तो हम फिर अलाउ कर देंगे कि आ जाओ आप हमारी कंट्री के अंदर। तो फाइनली वही चीज हुई। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 सिक्किम को बना दिया हमने अपना स्टेट। तो अब सिक्किम आ चुका है इंडिया के अंदर। अब जा सकते हैं दोबारा से वापस? अब नहीं जा सकता। दैट इज यूनियन। यूनियन सबसे स्ट्रांग होता है। अब स्टोरी आती है आपकी 552 प्रिंसली स्टेट्स की। इसका जिक्र करा था एड्रेस में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, एक रिवाइज कर लो। सबको पता है ये स्टोरीज? सबको तो नहीं होंगी, एक दो को ही होंगी पुराने वालों को। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बिखरी हुई है 552 स्टेट्स।
बाकी तो सब आ गई आराम से, पर 3 लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। एक थे यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद, दूसरा था यहाँ पे जूनागढ़ का राजा, और तीसरा कश्मीर, हरि सिंह, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब देखो ब्रिटिशर क्या बोल के गए थे लास्ट में, या तो आजाद रहो, या इंडिया के साथ रहो, या पाकिस्तान के साथ रहो। इसका अलग ही दिमाग घूमा हुआ था निजाम ऑफ हैदराबाद का। बोले मैं या तो आजाद रहूंगा या तो पाकिस्तान के साथ। ये रास्ता कहाँ से जाएगा पाकिस्तान को? रास्ता देखो तुम, बीच बीच से रोज पाकिस्तान जा रहे हो, लोग पीट देंगे बीच में। तो इसको समझाया, ये नहीं समझा। इसके पास आर्मी भी काफी थी, पैसा भी खूब था। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिमाग लगाया। ये वही बात आ गई, रॉड्स आर द लॉजिक ऑफ फूल्स, ये नहीं मानेगा। यहाँ पे भेज दिया पुलिस की यूनिफॉर्म में आर्मी को, क्योंकि आर्मी को तो नहीं भेजा जा सकता था, वो तो आर्मी रूल आ जाएगा। बाकी के कंट्रीज, हम तो वैसे सॉवरिन है, पर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर आना था। पुलिस की यूनिफॉर्म में आती है आर्मी, और यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत फाइनली जो हैदराबाद था वो ऐड हो जाता है इंडिया के साथ। एक 552 में से 549 थी ना जो इजीली हुई थी, एक ऐड हो चुकी है, 550 हो गए। जूनागढ़, जूनागढ़ का जो राजा था उसको कुत्तों का बड़ा शौक था, बड़े सारे कुत्ते थे इसके पास। ये मुस्लिम था जो राजा था यहाँ का, पर जनता ज्यादा हिंदू थी। यहाँ पे होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब लोगों से हम वोटिंग लेंगे और देखेंगे वो कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान। अब वही बात आ गई, यहाँ पे जनता बोले कि हमें कहाँ पे रहना है, इंडिया के अंदर। पर राजा बोले मैं तो चला पाकिस्तान। ये चले गए पाकिस्तान, और पीछे से बोलते मेरे कुत्ते भेज देना प्लीज, क्योंकि लोग तो आए नहीं। चलो ये भी ऐड हो गया आपका रेफरेंडम के जरिए। रेफरेंडम लो, 550 हो चुके थे, 551 हो गए। अब बचा एक, कश्मीर, हरि सिंह, बैक्ड बाय शेख अब्दुल्ला। ठीक है, राजा है हिंदू और बाकी की जनता आपको मिलेगी ज्यादा मुस्लिम। ये बोले हमें आजाद रहना है, पाकिस्तान ना चाहेगी ये आजाद रहे। और इधर से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, ट्राइबल पीपल बन के आर्मी बोलेंगे, हाँ आर्मी बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेट कर जाती है कश्मीर वाले एरिया में। आज का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं बार बार, कॉन्फ्लिक्टेड जोन। तो यहाँ पे हरि सिंह को बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि ऐड हो जाओ, दिक्कतें आएंगी। जब ये बढ़ने लगी फिर हमें अपनी आर्मी भी भेजनी पड़ी थी। पर आर्मी भेजने से पहले वल्लभ भाई पटेल कहते हैं हरि सिंह को, पर्चे पे लिखो कि जो कश्मीर की टेरिटरी है ये मैं इंडिया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट में ऐड करवाने जा रहा हूँ। तो हरि सिंह ने वो पर्चा लिया, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी, उसको बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बाकियों ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में साइन किया था, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ स्पेसिफिक रेफरेंडम, लोगों से वोटिंग नहीं ली, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। तो दैट्स हाउ कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो जबरदस्ती की बात है, बाकी दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये स्टोरी थी पुरानी। दैट्स हाउ 552 प्रिंसली स्टेट जो थी वो स्टेट में कन्वर्ट हुई। अब आज के टाइम पे आप देखोगे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। खैर अभी नहीं जा रहे कमीशन कौन कौन से आए, हमने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी थी। तो यूनियन बनाने में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। ठीक है, चलो एक आर्टिकल रहता है अपना अब, वेरी इंपॉर्टेंट, सुना इसके बारे में? रत्नागिरी लोकेटेड इन ओडिशा, जगह हो सकती है, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। अब यहाँ पे क्या हुआ, रत्नागिरी में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है 1.4 मीटर का बुद्धा जी का यहाँ पे फेस का स्ट्रक्चर मिला हुआ है। और खास बात ये है कि ये जो नेक वाला पार्ट है ना, इस पे रिंकल्स पड़े हुए हैं, रिंकल्स लाइक दिस, ऐसे लाइन लाइंस पड़ी हुई है। तो वो क्रिएटिविटी दर्शाता है उस टाइम की, कि उस टाइम पीरियड में भी देखो कितनी ज्यादा एक इंट्रिंसिक तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट करी हुई थी। हाँ जी ऑनलाइन, यस यस ठीक है, हाँ जी राकेश। चलो, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है उड़ीसा, फिर भी महाराष्ट्र बोल गए। हाँ हाँ सिटी हो सकती है, जैसे बिलासपुर है, एक यूपी में है, एक आपको हिमाचल में मिल जाएगा, और एक उत्तराखंड में भी है, एक छत्तीसगढ़ में भी है। ये बहुत सारे बिलासपुर हैं। एक बार मेरी सिस्टर पहली बार वो ट्रेवल अकेले कर रही थी, उसको बोला कि बिलासपुर की लोकेशन डाल, अभी वो फोन के साथ ज्यादा यूज टू नहीं थी, डाली उसने, वो यूपी वाला दिखा रहा था। बोली ये तो बहुत ही दूर दे रहा है। मैं इसने पता नहीं क्या चेक किया, मैं हॉस्टल से भाग के गई, मैं देख के आऊं कहाँ जा रही है लड़की। मैंने बोला भाई HP लिख ले, ऐसे ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे। चलो रत्नागिरी, तो उड़ीसा की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो आपने याद रखना है तो ये वाला पॉइंट, बुद्धिज्म की भी बहुत सारी फॉर्म्स हुई हैं, जैसे हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म और तांत्रिक बुद्धिज्म।
थेरावाड़ा वगैरह वो सब आ जाएंगे। हीनयान ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था, मतलब कट्टर विश्वास, जो एक विश्वास मान लिया उसी को फॉलो करेंगे, टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे। महायान बुद्धिज्म, जिसमें माना जाता है कि चेंज होना पड़ता है टाइम के साथ, लिबरल है, ओपन माइंडेड वाला। और तीसरा आता है आपका तांत्रिक बुद्धिज्म, इसमें थोड़ी मंत्र वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे और थोड़ा सा इरोटिज्म शो करा जाएगा, ठीक है, इरोटिज्म सेक्सुअल एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी। जबकि बुद्धिज्म में ऑर्थोडॉक्स वाला आप पढ़ोगे वहां पे इसको अनटच माना जाता है, वहीं पे ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये जो बुद्धा जी की 1.4 मीटर का टॉल बुद्धाज हेड मिला है, इसको बोला गया है कि इट इज एसोसिएटेड टू तांत्रिक बुद्धिज्म। तो तांत्रिक बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट टू यू, ये वाला आपने याद रखना है। और 1500 ईयर ओल्ड है, उड़ीसा की रत्नागिरी में मिला है। तो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एग्जाम, और जो फीचर्स हैं कि कौन से टाइप का बुद्धिज्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। इसके अलावा 18 एकड़ की रत्नागिरी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है आपके उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको अनर्थ किया जा रहा है, मतलब वहां पे एक्सकवेशन अभी तक चल रही है कि देखेंगे क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट है, रिंकल्स ऑन नेक, पूरा आपने ऐसे रियलिटी में शो कर दिया कि रिंकल्स पड़े हुए हैं नेक के अंदर। इसके अलावा कौन सी स्टोन है, तो कॉन्डेलाइट स्टोन है। अब ये कौन सी रॉक का एग्जाम्पल होता है, कॉन्डेलाइट, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक? कॉन्डेलाइट, वेरी गुड, किसने बोला? मेटामॉर्फिक होता है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट रॉक होती है। तो ये भी अगेन किसकी बनी है, कॉन्डेलाइट। जितनी भी रत्नागिरी के अंदर हमें बुद्धिस्ट से रिलेटेड एक्सकवेटेड चीजें मिली हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें किस चीज की बनी है, कॉन्डेलाइट स्टोन की बनी है, विच इज फर्दर एग्जाम्पल ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये देखो, ये पहले के हैं, स्टोन आइडल मिले हैं बुद्धा जी के रत्नागिरी मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री हुआ करती थी जहां पे चैत्य हुआ करता था और विहारा हुआ करते थे। चैत्य फॉर वर्शिप, मेडिटेशन, यस। हाँ जी, ऑनलाइन नहीं नहीं स्वरूप, मेटामॉर्फिक है ये, याद रखना इसको। हाँ, रत्नागिरी वो सिटी है, वो महाराष्ट्र में भी है एक, यस, वही बोल रही थी चेष्टा भी। चलो जी, हिल्स ऑफ ज्वेल, रत्नागिरी को हिल्स ऑफ ज्वेल भी बोला जाता है। ज्वेल मतलब भूषण, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। चलो, यहाँ पे 3 रिवर्स भी हैं जो आपको रत्नागिरी के पास मिल जाएंगी। कौन कौन सी? ब्राह्मणी, किमीरिया और बिरूपा। और इनकी भी फर्दर ट्रिब्यूटरीज है। अब ये मत सोचना कि बड़ी सी रिवर के पार्ट है, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, निकल जाती हैं आगे, ड्रेन हो जाती है इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ब्राह्मणी, किमीरिया और बिरूपा रिवर्स का आता है, लोकेशन बेस्ड ध्यान रखिएगा। अब रत्नागिरी के अंदर आपको, सॉरी रत्नागिरी बोल दिया, भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको रत्नागिरी वाला एरिया मिल जाता है, और वहां पे आपको एक डायमंड ट्रायंगल भी मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस डायमंड ट्रायंगल? यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। कौन कौन सी? RUL, रूल से याद रख लेना, URL से याद रख लेना, URL। तो उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी, ये सारे एक दूसरे से लगभग 10-10 किलोमीटर की रेडिएशन पे, रेडियस के ऊपर लोकेटेड है। रेडिएशन बोल दिया, सॉरी, रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस। कौन कौन सी? रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। आ सकता है कि डायमंड ट्रायंगल क्या चीज है, तो याद रखिएगा, दैट इज रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। और बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो स्किप नहीं करना है ये, ठीक है। लास्ट ईयर का जैनिज्म पे आया था, जैनिज्म के फीचर्स दे रखे थे। जैसे आप जैनिज्म में मानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर आत्मा होती है और आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, वही स्टेटमेंट वहां पे आ रखी थी। उससे पिछला बुद्धिज्म के स्तूप के ऊपर आ रखा था। बताइए जी, कमेमोरेटिव स्तूप क्या होते हैं? तो सारी चीजें हैं, याद रखनी है आपने। यहाँ पे डायमंड ट्राइंगल और ये जो रिवर्स थी, ब्राह्मणी, किमीरी और बिरूपा, ये आप ध्यान रखोगे। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज की बात नहीं है, सिंस 1958 तब से लगे हुए हैं यहाँ पे, एक्सकवेशन चल रही है। और इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो 1927 से एक्सकवेशन चल रही है। और बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ये पता चला हमें कि 5th सेंचुरी AD का है, लगभग 1500 साल पुराना है, जो स्टार्टिंग में भी बोला है। और फ्लरिश कब तक करा गया है? तो 13th सेंचुरी तक ये फ्लरिश होता रहा है। 5th में बनना शुरू हुआ था, 13 तक बनता ही रहा, कुछ ना कुछ इलेबोरेशन उसमें होते ही रहे, रेनोवेशन चलती ही रही। और इसके अलावा वेल डॉक्यूमेंटेड है। एक यहाँ पे आपको कॉपर प्लेट भी दिखेगी, हाँ ये देखो, कॉपर प्लेट चार्टर ऑफ सोमवंशी किंग कर्णा, किंग कर्णा, सोमवंशी किंग कर्णा, डायनेस्टी का नाम, और किंग कर्णा। तो इन्होंने भी अनर्थिंग करी थी इस जगह पे और बोला था कि वज्रयान या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है ये लोकेशन। तो ये बाद में आए थे, खैर कॉपर प्लेट के ऊपर इन्होंने लिख के दे दिया था कि यहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है ये जगह।
ओके इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिली हैं, पहले भी मोनोलिथिक एलिफेंट मिला है, मतलब एलिफेंट को किससे ड्रॉ कर दिया, एक ही पत्थर से, उसी के ऊपर कार्विंग करी और एलिफेंट बना दिया। ऑर्नामेंट्स मिले हैं पहले। वोटिव स्तूप, व्हाट इज वोटिव स्तूप? छोटे छोटे स्तूप्स होते हैं आई थिंक, ये देखो छोटे छोटे स्तूप से, तो मतलब जो जनरल पब्लिक होती है अपना स्पेशल रेवरेंस शो करने के लिए वहां पे एक स्तूप बना के चली जाती है, छोटा सा है ना बिल्कुल। तो वोटिव स्तूप ये बस अपनी आपकी आराधना होती है अंदर की, मुझे ये शब्द पसंद नहीं ज्यादा तो ये होती है जो भी है, मतलब अपना फेथ होता है। तो यहाँ पे वोटिव स्तूप्स भी आपको मिलते हैं। चलो ओके, और ये वाला याद रखना, क्यूटिला स्क्रिप्ट, क्यूटिला स्क्रिप्ट, सिद्धा मत्रिका। तो संस्कृत लैंग्वेज में स्टोन टैबलेट्स के बारे में भी बता रखा है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिले थे। तो कौन सी स्क्रिप्ट है? क्यूटिला स्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज में है, या फिर सिद्धा मत्रिका भी इसको बोल देते हैं। फाइन ग्रे वेयर भी मिलेंगे, जैसे नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, वो सारे आप पढ़ते हो ना वेरियस डायनेस्टीज से रिलेटेड, वैसे ही है। चलो जी, ये वोटिव स्तूप ध्यान में रखना। बाकी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रत्नागिरी में ही देखने को मिली हैं। आपने वो सुना होगा ना, अमोघा सिद्धा बोधिसत्व सुने हैं? तो डिफरेंट बोधिसत्व भी यहाँ पे मिले हैं, जैसे अमोघा सिद्धा, सिद्धि या सिद्धा, तो ये भी 5 विजडम बुद्धा में से एक फॉर्म है। महायान और वज्रयान ट्रेडिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर मानी जाती है। रत्न संभवा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुद्धा की फॉर्म है, मेडिटेटिंग पोज में दिखाई गए हैं। अशोका भया, ये अनदर विजडम बुद्धा है, तो ये बोधिसत्वास थे। अमिताभा, सबसे ज्यादा जो पूजा करी जाती थी महायान बुद्धिज्म के अंदर वो अमिताभा की थी, अमिताभा। वैसे ही तारा, तारा को फीमेल बुद्धा भी माना जाता है, तारा। और कंसोर्ट माना जाता है अमोघा सिद्धि, ये जो पहले पे दिखाए गए थे, इनकी कंपेनियन थी ये, मतलब वाइफ थी एक तरह से, कंसोर्ट, कंसोर्ट बनाई जाती है। मैरिसी, मैरिसी एक गॉडेस मानी जाती है बुद्धिज्म के अंदर, मैरिसी। पदमपनी, ये पदमपनी तो पॉपुलर वाला बोधिसत्व है। और शुंदा है, और जिन्होंने गौतम बुद्धा जी को लास्ट मील दी थी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन करी गई है। 2 मोनेस्ट्रीज भी मिलेंगी जहां पे बुद्धा के फॉलोअर एक बार रहे थे, मेडिटेट करे थे और पढ़ाई लिखाई करी थी, तो मोनेस्ट्रीज भी आपको मिलती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगेन दैट इज द डिस्कवरी, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, 3 रिवर के नाम, डायमंड ट्रायंगल, और क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, मोनोलिथिक चीजें काफी मिली हैं, वो पहले की हैं, आपने एडवांस वाली याद रखनी है। ओके जी, थोड़े से और क्वेश्चन देख लो, अभी बहुत सारे हैं, हमने 10 करी करने हैं आज। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऑनलाइन आप भी फटाफट से सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन आंसर करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बरिंदर हरप्रीत 145 कह रहे हैं, मीनाक्षी ए, बबीता ए। हाँ जी, ऑनलाइन, ऑफलाइन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आर पढ़ा था आपने, स्टार्ड, अनस्टार्ड। स्टार्ड में क्या होता था? ओरली पूछा जाता था, ओरली ही आंसर दिया जाता था, सप्लीमेंट्री अलाउड था। यस, 5 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री अलाउड था इसमें। तो बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक, तो रिस्पॉन्स जो होता है इसका वो ओरली ही दिया जाता है, तो पहला तो ठीक है। और सिर्फ 2 ऑप्शन है आई थिंक जिसमें 1 है, ये गई नहीं, 3 है, नहीं 2 है। लो, ए या सी में से ही आंसर होगा। सेकंड पे चलते हैं, द रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म, सीधा ही गलत। रिटन फॉर्म में तो आपके अनस्टार्ड वाले आते थे, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में बोल के दे दिए पर लिख के आंसर देने होते थे, तो यहाँ पे दूसरी हो जाती है गलत, तो ये यहाँ पे भी नहीं है। चलो आगे चलना पड़ेगा। दे रिस्पॉन्स टू अनस्टार्ड क्वेश्चन इन ओरल फॉर्म ओनली, तो ये तो सीधा ही गलत है। अगेन आपका यहाँ पे थर्ड गया, तो ये भी कट गया और बचे हम सिर्फ ए के साथ। डन। तो ये आपने पॉलिटी में भी किया होगा और हमने क्लास में भी रिवाइज किया था, ठीक है। इजी हो रहे हैं ना अटेम्प्ट, अब आ रहा है कॉन्फिडेंस की कर लेंगे पेपर में। अभी कल और आएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि सच में हमने पढ़ाई करी है, ठीक है।
चलो जी, वेरी इजी, 6 शेड्यूल आपसे पूछा हुआ है, 6 शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, ऑनलाइन भी बताएंगे। हाँ जी, सप्लीमेंट्री 5 पूछे जा सकते हैं, पर वहां पे सिर्फ बोला था कि सप्लीमेंट्री अलाउड है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 2 तो चले ही गए कि हमें तो आते हैं। ठीक है, मीनाक्षी बोल रही है ऑप्शन बी। आकांक्षा ने बोला बी। सी किसने बोला? चेष्टा क्या आंसर है इसका? ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? ठीक है कि गलत है? अंकित पहली गलत है या सही है? क्यों? हाँ, एटीएम स्क्वायर से बोला था ना। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। मणिपुर में तो वैसे याद रख लेना, क्राइसिस ऑलरेडी एट पीक, तो वो वाला तो आना ही नहीं था, तो पहली तो सीधी गलत थी। और सेकंड क्या था? सेकंड तो प्रोविजन लिख दिया हुआ था, तो ऑटोनमस होता है, वो अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। तभी तो लद्दाख वाले भी इसी की डिमांड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएंगे। तो इसका आंसर वॉज बी, करेक्ट पूछा था आपसे। हाँ जी, ऑनलाइन बी होगा इसका। ए के ए नहीं है, बी है यहाँ पे, करेक्ट पूछा हुआ है आपसे। बाकियों ने बी ही बोला है, राकेश, हरप्रीत, आराधना। ठीक है ठीक है, बी है। चलिए जी, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, पहले तो बता दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था ये इनिशिएटिव? कौन सी मीटिंग में लिया गया था, बताओ बताओ। याद है आपको? बड़ी बहुत बार पढ़ी है वो ऑर्गेनाइजेशन। नो, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन याद करो, आंसर आपके सामने है, नजरों के सामने। नो, एक बोलो है, ऐसे तो सारे हो जाएंगे। क्वाड, वेरी गुड, क्वाड के मेंबर देखो, क्वेश्चन सॉल्व। याद है ना, क्वाड ने लिया था ये इनिशिएटिव, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। और इसमें क्वाड में हमने देखा था 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ एक स्क्वाड भी पड़ा था जिसमें इंडिया को रिप्लेस कर दिया है फिलीपींस के साथ। पर जो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव था, ये किसने लिया था? क्वाड की मीटिंग में लिया था कि हम क्या करेंगे, जो भी एक कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल, इनके वैक्सीन ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे अपने जोन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट वाज डी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। वेरी गुड ऑनलाइन, डी ऑप्शन था इसका, यस क्वाड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, इसको करो पीवीटीजीस। अब देखो यहाँ पे कई बार मैंने बोला है ना, कई बार मैं ऐसे चलते चलते बोल जाती हूँ, और वो वही क्वेश्चन है ये जो चलते चलते ही आ गया था। पहले तो मुझे बताओ, जरावा सुनी है? शॉम्पेन तो सुनी है, 75th नंबर पे बनी थी। जरावा नहीं सुनी है, मतलब मैगजीन नहीं देखी है ना, तो क्लास सुनी थी। जरावा 200 साल के बाद देखी गई थी अंडमान वाले एरिया में, तो इंपॉर्टेंट है। जरावा अंडमान की ही है, पीवीटीजी के ग्रुप में है, वहां से ही पीवीटीजी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जरावा तो ठीक है यहाँ पे। शॉम्पेन आपने कर लेना था यहाँ से, सेंटिनली भी कर लेना था। 75th पे शॉम्पेन ही थी और 74th पे आपकी ये सेंटिनली थी। जरावा रिसेंट, तभी बोलती हूँ रिवाइज किया करो। जरावा आपकी अंडमान की ही है, फर्स्ट भी यहाँ पे ठीक है। ओंग, ओंग कहाँ की है? अंडमान की है। और ग्रेट अंडमान इस नाम से पता लग रहा है अंडमान की ही है। ये वाली कहाँ की है? चेंचू। ये बहुत सारी स्टेट्स में फैली हुई है, ऑल्दो इसको भी पीवीटीजी का दर्जा मिल रखा है, पर बहुत सारी स्टेट में है, कर्नाटका है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरियाज में फैल रखी है। पर ये जो बाकी के ऑप्शन थे आपके, ये अंडमान से रिलेटेड थे। इसीलिए बोलती हूँ रिवाइज किया करो, और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुंह ना बना के चुपचाप आंसर किया करो, ठीक है? तो यहाँ पे कितने थे? ठीक, 1 2 3 4 5, ये वाला आना था इसका, सी। ठीक है, डन। तो जो बोला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मजाक नहीं चल रहा होता, यहाँ से प्रूव हो चुका है, ठीक है? बाकी की अब कल देखेंगे। कुछ हमारी टेस्ट सीरीज से भी आगे थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो जिन्होंने आंसर करे थे पॉलिटी के, उनको काफी इजी लगेंगे।